तो सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में अभी तक जो हमने किया, पहले आठों प्रमाण को समझने के बाद स्वामी जी ने वैशेषिक दर्शन के माध्यम से कोट कर रहे हैं कि जो इन इन चीजों को ठीक ठीक समझ लाए उन आठों प्रमाणों के द्वारा, तो उसको इस जीवन में भी अभ्युदय अर्थात हर तरह से उन्नति और मरने के बाद मोक्ष मिलता है। और वो कौन है? और वो है आपकी छह तरह के छह पदार्थ, है ना, जिसको आप कहते हैं कैटेगरीज। और वो है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। उनमें से सिर्फ हमने पहला ही शुरू किया था पिछले बार, द्रव्य। द्रव्य में नौ चीजें आती हैं: पृथ्वी, आपस, तेज, वायु, आकाश। ये जो पांच महाभूत, और उनका हमने डेफिनेशंस मतलब लक्षण पढ़ा। आज जो हम करेंगे, दिक जिसको कहते हैं स्पेस, टाइम के बारे में हमने जाना। आज काल, आज करेंगे दिक मतलब दिशाएं, है ना, जो डायरेक्शंस होते हैं, स्पेस कहते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं, मतलब मैं वैशेषिक दर्शन को कोट कर रहा हूं, इत इदमिति यस्तत् दिश्यम लिंगम। यहां से ये पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, ऊपर है, नीचे है, इस तरह का जो व्यवहार है उसी को दिशा कहते हैं। आदित्य संयोगात भूतपूर्वात भविष्यतो भूताच्च प्राची। जिस और प्रथम आदित्य का संयोग हुआ होगा उसको पूर्व दिशा कहते हैं। जहां अस्त हो उसको पश्चिम कहते हैं। पूर्व अभिमुख मनुष्य के दाहिनी और दक्षिण और बाईं और उत्तर दिशा कहती है। ये वैशेषिक दर्शन में जो छठा द्रव्य है, दिक। दिक मतलब दिशाएं, स्पेस जिसको कहते हैं। दिशाओं का डेफिनेशन दिया, जिसको हम डायरेक्शन कहते हैं, जो हम नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में व्यवहार में बोलते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, नॉर्थ है, ये ऊपर है, बिलो है। तो ये भी हमारे व्यवहार में आता है। और इस ईस्ट वेस्ट को हम किस किस तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं? बोले, जो नॉर्मल आईज में, आंखों में सूर्य जिस तरह से उगता है तो उसको हम ईस्ट मानते हैं, और उसकी जो अपोजिट जहां सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, उसको हम वेस्ट मानते हैं। जब आपको ईस्ट मिल गया तो नाउ फेस द ईस्ट। सूरज की सुबह जहां सूरज उगता है वो ईस्ट है, उसकी तरफ आप फेस करिए। आपका बैक होगा वेस्ट, और आपकी राइट साइड, राइट हैंड होगा दक्षिण, जिसको आप कहते हैं साउथ, और आपका लेफ्ट हैंड होगा नॉर्थ। तो ये सिंपल वे है तो जानने के लिए। तो सूरज जिस तरफ उगता है वो पूर्व है, ईस्ट। सूर्य जिस तरफ अस्त होता है वो पश्चिम है, वेस्ट। सूरज की ईस्ट की तरफ फेस करेंगे, आपके दाएं तरफ, आपके राइट तरफ वो होगा दक्षिण, और आपके बाएं तरफ होगा उत्तर। अब ऊपर और नीचे, जहां आप खड़े हो या बैठे हो, आपकी सर की तरफ जो होगा वो कहलाएगा ऊपर, और जो आपके पैर जिस तरफ होगा वो कहलाएगा नीचे। तो ये कॉमन तरीके से, ये सिम्टम से, ये दिशाओं को जानने के लिए। जबकि दिशाएं कोई, जैसे काल का कोई ओरिजिनल एंटिटी नहीं है। जैसे आपने पहले पढ़ा, काल नित्य चीजों में नहीं होता है। जो इटर्नल है उसका टाइम के साथ कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, जो चीजें अनित्य हैं, जो बनते हैं, बिगड़ते हैं, वो उन वहां टाइम की जरूरत पड़ती है। तो टाइम एक रिलेटिव वर्ड है, एक रिलेटिव एग्जिस्टेंस है। ऐसी एग्जिस्टेंस, ऐसा सत्ता जो किसी वस्तु के बनने और नष्ट होने और उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं उससे डिफाइंड होता है कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। फिर वो पास्ट
प्रेजेंट फ्यूचर को वो हम और सारे यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह जो दिशाएं हैं, दिक हैं, वो कोई ओरिजिनल एंटिटी नहीं है। हाँ, पर व्यवहार में हम इसको यूज करते हैं। ओरिजिनल एंटिटी तो ईथर है, वैक्यूम है, स्पेस है। पर हमारे व्यवहार के लिए हम दिशाओं का, जैसे टाइम और स्पेस, तो स्पेस यहाँ है जो डायरेक्शन से, जो स्पेस जिसको हम कहते हैं, वो भी रिलेटिव होता है। और सूरज की उगना जहां उगता है वो ईस्ट है, और उसके अकॉर्डिंग चारों तरफ हम दिशाएं फिक्स कर लेते हैं। और जहां हम होते हैं, हमारा ऊपर जो होता है वो ऊपर है, और नीचे नीचे है। ये जो ऊपर नीचे वर्ड है, एबव एंड बिलो, फ्रंट एंड बैक, ईस्ट एंड वेस्ट, ये सारी चीजें हमारी, हमारे अपने पोजीशन, वो भी जहां सूरज उगता है उसकी तरफ देख करके हम ये डिसाइडेड करते हैं। तो बात ये हो रही कि पूरे दुनिया में कितने सारे ऐसे एंटिटीज हैं जिनको जानना जरूरी है। वो एंटिटी जरूरी नहीं कि वो इटर्नल हो। एतेन दिगंतरालानि व्याख्यातानि, ये जो हमने डायरेक्शंस को पढ़ा, जाना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एबव एंड बिलो, इसी के साथ जो दिगंतर है, जो सब डायरेक्शन से, वो भी समझा दिया गया। सब डायरेक्शन भी चार होते हैं, जिसको आप कहते हैं साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, है ना? नहीं, तो उसको हमारे यहाँ कहते हैं, जो साउथ एंड ईस्ट है, साउथ ईस्ट कर्नर, हमारे यहाँ कोण बोलते हैं उसको, है ना? नहीं, तो साउथ एंड ईस्ट की जो कर्न है उसको कहते हैं आग्नेय कोण। और जो साउथ एंड वेस्ट है उसको कहते हैं नैऋत्य कोण। और जो नॉर्थ वेस्ट है वो वायव्य है। और नॉर्थ ईस्ट है उसको कहते हैं ईशान कोण। इवन किसी भी कंट्री की जो ज्योग्राफी है, वो चार डायरेक्शन, चार सब डायरेक्शन होते हैं। पर उसको हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आग्नेय नैऋत्य वायव्य और ईशान कोण। अब आते हैं आत्मा के ऊपर। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ये लिंग है। अच्छा, लिंग शब्द की व्युत्पत्ति समझ लीजिए, आटिमोलॉजी। तो लिंग का अर्थ होता है लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, मतलब कोई ऐसी चीज जो छुपे हुए चीज को बता दे। जैसे झंडा है, फ्लैग है, वो लिंग है ना? कोई पर्टिकुलर कलर है जो किसी से कनेक्टेड है, तो आप कलर देख के समझ जाते हो कि अच्छा ये होगा। जैसे प्राचीन काल में किसी ने शिखा रखा है, जनेऊ रखा है, तो हम समझ जाते हैं कि ये ब्राह्मण है ना? नहीं, किसी के शरीर में बहुत सारे दाग है, कटे हुए दाग है ना, तो हम समझ जाते हैं ये क्षत्रिय है ना? बहुत बड़ा पेट है, बहुत सारे पैसे हैं, मैं कह रहा हूँ एंशिएंट इंडिया के पैसा बहुत है, तो जी ये वैश्य है। तो ये क्या है? वो उनकी डेफिनेशन नहीं है। मतलब ब्राह्मण अगर कपड़ा पहन लिया तो जनेऊ दिखेगा नहीं, सर में पगड़ी पहन रखा है तो दिखेगा, फिर कैसे जानोगे ब्राह्मण? तो ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन ब्राह्मण का क्या है? जो वेदों को जानता हो, जो शास्त्रों को पढ़ता पढ़ाता हो, यज्ञ करता कराता हो, यम नियम आदि पालन करता हो, वो ब्राह्मण के डेफिनेशन है। पर उसके लक्षण इसको कहते हैं। लिंग क्या है? जनेऊ पहना हो, चोटी रखा हो, धोती पहना हो, ये उसकी लिंग है। या वेद मंत्र बोलता हो, ये लिंग है। तो लिंग और लक्षण में फर्क समझिए, डेफिनेशन और सिम्टम या डिस्टिंक्टिव मार्क्स, है ना? आप जब वो पासपोर्ट वगैरह या वीजा वगैरह बनाते हो, उसमें आपको एक सवाल पूछते हैं ना, डिस्टिंक्टिव मार्क, तो आप बताते हैं यहाँ एक तिल है, यहाँ मस्सा है, यहाँ कटा हुआ है। तो ये है लिंग, लक्षण। पर ये आपकी एग्जिस्टेंस का डेफिनेशन नहीं है। तो आत्मा का डेफिनेशन करना चाहिए, क्या होगा? सत्य चित्त स्वरूप, जो चित्त है, कॉन्ससनेस है, और सत इटर्नल, दैट्स इट। इससे आप बाकी दुनिया। अच्छा, लक्षण क्या होता है?
ऐसा डेफिनेशन जिसके बाद आप बाकी दुनिया के हर चीज से अलग हो जाए, तभी तो मैं जान पाऊंगा कि मनुष्य मतलब क्या है। तो डिफाइन द ह्यूमन बीइंग। तो जब डेफिनेशन सुनने के बाद आप समझ जाओगे वो मनुष्य मतलब, तो ये पेड़ पौधे नहीं हो सकते, पत्थर नहीं हो सकता, हाथी घोड़ा नहीं हो सकता, तो जो सब हट गया, जो बच गया वो मनुष्य है। इसी तरह आत्मा का डेफिनेशन क्या? सत्य चित्त स्वरूप, अर्थात जो सत्य हो, इटर्नल हो। तो जो नॉन इटर्नल है वो आत्मा हो नहीं सकते। तो नॉन इटर्नल में तीन चीजें आए, जड़ पदार्थ अर्थात मैटेरियल मैटर, और परमात्मा और आत्मा। फिर आपने कहा चित्त स्वरूप। अब जब मैंने चित्त स्वरूप जोड़ा तो मैटर हट गया, तो रह गए आत्मा और परमात्मा दोनों। आत्मा आनंद स्वरूप है, सत्य चिद आनंद स्वरूप, जो आत्मा में नहीं है। तो आत्मा और परमात्मा में डिस्टिंक्शन हो गया। तो डेफिनेशन बन गया कि आत्मा वो है जो इटर्नल है, कॉन्शसनेस है। दुनिया में इटर्नल और कॉन्शसनेस कोई नहीं है सिवाय दो चीजें। पर जो दो चीजों में भी डिस्टिंक्शन हो गया, क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, केवल आनंद स्वरूप। यहां बता रहे आत्मा के सिम्टम क्या है। इच्छा, डिजायर, द्वेष, अवर्सन, किसी चीज को ना पाने की जो इच्छा वो द्वेष है। प्रयत्न, जो एफर्ट्स में जो हम हमारा फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटी होती है, जो भी फंक्शन होता है, इसको कहते हैं प्रयत्न। सपोज मन सोच रहा है, बुद्धि अलग अलग कर रहा है, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, आंखें देख रहा है, कान सुन रहा है। तो ये जो बॉडी के हर पार्ट की जो फंक्शन है, इसी को कहते हैं प्रयत्न। सुख दुख, ये जो फीलिंग करना, सुख की प्लेजर की, दुख की पेन की। वैसे सुख दुख क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, आज आज ही पढ़ेंगे अगर टाइम हुआ। तो सुख दुख, ये ज्ञान, और जो जो एबिलिटी, सामर्थ्य टू नो, जानने की जो क्षमता है, जो कॉग्नाइटिव एबिलिटी है। तो ये इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, ये छह चीजें आत्मा के लिंग है। अर्थात कैसे जानोगे कि इसमें आत्मा है? अगर इनमें से कोई भी चीज वहां फंक्शन करे तो समझ लेना। हाउ टू नो ये डेड बॉडी है कि जिंदा है? अगर इन छह में से कोई भी चीज उसमें फंक्शन कर रहा है, अर्थात अगर उसमें सेंसेशन हो रहा है, वो जान पा रहा है, या उसकी इच्छाएं हो रही है, पसंद कर रहा है या नापसंद कर रहा है, उसको पेन और प्लेजर की फील हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें अभी भी आत्मा है, मतलब जिंदा है। हम कैसे मानते हैं कि पेड़ में आत्मा है? क्योंकि पेड़ में हम सेंसेशन फील करते हैं, देखते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी लिमिटेड वे में। तो कैसे जानेंगे कि दुनिया में कहीं भी किसी भी चीज में आत्मा है? तो इन छह में से एक है। ये न्याय दर्शन ने बताया, पर वैशेषिक दर्शन इसको थोड़ा और एलाबोरेट करता है। तो उसमें 14 सिम्टम बताया है ना। न्याय में 6 बताया, वैशेषिक में 14 बताया। और वो है प्राणापान निमेशोन्मेष जीवन मनोगति इंद्रियांतर विकारा, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्चात मनोलिंगानी। वैशेषिक दर्शन 3, 2, 4। प्राण, सांस लेना, इंस्पिरेशन व इनहेलेशन। अपान, एक्सहेलेशन, सांस को बाहर निकालना। निमेश, पलक झपकाना, आंखें बंद करना। उन्मेष, आंखों की जो पलक है उसको खोलना, उन्मेष। जीवन, लाइफ, ये सब चीजों को ध्यान रखें, अब डिस्कशन करेंगे। लाइफ मतलब किसी में जान या जीवन जिसको कहते हैं। मन, माइंड, और मेंटल फैकल्टी, उसमें सारे आ जाते हैं, चित्त मन बुद्धि अहंकार आदि सब आ जाते हैं। उसके बाद आता है गति, फंक्शन,
बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो आपके फंक्शन करते हैं, गति। फिर आता है और यहाँ जो गति है वो है इंटेंडेड मोशन, जो मेंटल मेंटल फंक्शन है, जो है ना। फिर आपके आता है मनोगति, इंद्रिय, जो आपकी सेंसुअल या सेंसेशन है, जो सेंसुअल एक्टिविटीज है, चीजों को देखना। जैसे मेरी आंखें अगर देख पा रहा है, मेरे कान अगर अभी भी शब्दों को सुन पा रहा है, मेरे नाक अगर सुन पा रहा, इसका मतलब है कि मेरे अंदर अभी भी आत्मा है। फिर अंतर विकार, जो इंटरनल मॉडिफिकेशंस होते हैं, इंटरनल मॉडिफिकेशन जो मेंटल मॉडिफिकेशन है, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, ईर्षा, द्वेष, ये जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, ये सब चीजें अंतर विकार। उसके बाद आता है सुख दुख, फीलिंग ऑफ पेन एंड प्लेजर, सुख या दुख को फील कर पाना, अच्छा या बुरे को फील कर पाना। फिर आता है आपकी इच्छा द्वेष, वो जो न्याय दर्शन में था वो सब भी यहाँ पर है। इच्छा मतलब चाहना, द्वेष मतलब ना चाहना। प्रयत्न जो ओवरऑल जो बॉडी की जो फंक्शन है, एनर्जी है, आत्मनो लिंगानी, ये सब चीजें आत्मा के लिंग या एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये 6 या 14, ध्यान रखिए ये लिंग है। लिंग लक्षण नहीं है, डेफिनेशन नहीं है। ये आत्मा के डेफिनेशन नहीं है। आत्मा का डेफिनेशन नहीं है कि पलक झपकाना है ना, नहीं। आत्मा का डेफिनेशन नहीं है कि ज्ञान करना, नहीं। आत्मा के होने पर कॉग्निटिव एबिलिटी आती है। आत्मा के होने पर इच्छा द्वेष होता है। आत्मा चाहता नहीं, नहीं चाहता। इलेक्ट्रिसिटी और आत्मा को मेटाफोरिकली आप कनेक्ट करके देखिए। जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर। पावर ठंडा नहीं करता, गर्म नहीं करता, हीट नहीं करता, है ना। लाल पीले लाइट नहीं जलाता। पर लाल पीले लाइट जलाना, ठंडा करना, गर्म करना, वो मशीनों का काम है। पर उन मशीनों में जब पावर कनेक्ट होता है तो वो मशीन, फ्रीजर फ्रीज करता है, हीटर हीट करता है, बल्ब जलता है। तो ये पावर का काम नहीं है। इसी तरह आत्मा का काम नहीं है इच्छा करना, द्वेष करना, नफरत करना, प्यार करना, ज्ञान करना, अज्ञान करना। यह आत्मा का काम नहीं है। ये तो शरीर के अलग अलग पार्ट्स के काम है। बुद्धि का काम है, मन का काम है, शरीर के काम है, इंद्रियों का काम। पर ये आत्मा के कनेक्शन से ही काम करते हैं। तो इसीलिए आत्मा के होने पर ये होते हैं, और ये अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब आत्मा नहीं है। ये अगर हो रहे हैं तो आत्मा है। तो आप समझ गए मतलब लिंग किसको कहते हैं। मन, है ना। तो जो 9 द्रव्य थे, 9 द्रव्य में पांच पंच महाभूत, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश। फिर हमने जाना दिक, दिशाएं, काल टाइम, काल पिछली बार पढ़ा था, आत्मा, और लास्ट रह गया मन। तो ये 9 द्रव्य होते हैं। द्रव्य मतलब सब्सटेंस। और लास्ट में देखेंगे मन। देखिए, युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम, जिसमें एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते हैं। वैसे अलग अलग शास्त्रों में मन की अलग अलग डेफिनेशंस मिलते हैं। डेफिनेशंस कहिए या डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक कहिए। तो जैसे एक जगह आता है संकल्प विकल्पात्मकम मन, अर्थात हमारा वो इंटरनल टूल, अर्थात अंदर का एक ऐसी इंद्रिय जो संकल्प ये मुझे करना है, विकल्प ये नहीं करना है, इस तरह का, इस तरह की क्रिया, फंक्शन जिस इंद्रिय में होता है उसको मन कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन ये न्याय सूत्र का है, 1:16, युगपत ज्ञानानुपतिर मनसोर लिंगम। मन उसको कहते हैं जिसमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ध्यान से सुनिए,
अभी हम कह रहे थे ना, भाई आत्मा ज्ञान करता है। सूत्र क्या कहता है मन की डेफिनेशन में? जिसमें ज्ञान की उत्पत्ति, उत्पत्ति समझते हैं, ज्ञान जहां पैदा होता है उसको मन कहते हैं। पर ये डेफिनेशन को थोड़ा और बड़ा किया, क्या बोला? जहां एक साथ एक ही टाइम में एक ही ज्ञान होता है उसको मन कहते हैं। Mind or man is that faculty on account of which it is not possible to have two cognitions simultaneously. युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति युगपत मतलब एक साथ ना होना, ये मन के सिम्टम है। अब इसको थोड़े आराम से समझते हैं। आप एक टाइम में एक ही ज्ञान कर सकते हो। हमारे पांचों इंद्रियां हैं, ज्ञान तो हम पांचों इंद्रिय से करते हैं, और हम एक साथ चारों कर सकते हैं। हम टीवी भी देखते हैं, खाना भी खाते हैं, और बात भी करते हैं। हम कहते हैं देखो मैंने तीनों काम कर रहा हूं एक साथ, मैं टीवी देख रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, और आपसे बात भी कर रहा हूँ, तीनों काम मेरे चल रहे हैं। तो क्या ये जो मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्क हम करते हैं, क्या ये साइमल्टेनियसली होता है? हमारे दर्शन शास्त्र के हिसाब से नहीं। इंद्रियां मल्टीटास्क कर सकते हैं। आपकी बॉडी की जब हैबिट बन जाए ना, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, है ना, गाड़ी चलाते हो, कोई भी गाड़ी चलाना है, जब मल्टीटास्किंग टास्क है। क्योंकि आपका नजर रोड पर होना चाहिए, आपकी स्टीयरिंग में हाथ होनी चाहिए, आपके जो एक्सीलेटर और ब्रेक पर पैर होनी चाहिए, और मिरर्स वगैरह को देखनी चाहिए। कौन साइमल्टेनियसली चलते हैं, गाड़ी रुक नहीं रही है जब आप बाएं दाएं देख रहे हो, ब्रेक भी चल रहा है। तो सेंसेस, अलग अलग इंद्रियां एक साथ अलग अलग काम कर सकते हैं, मतलब अलग अलग ज्ञान ले सकते हैं साइमल्टेनियसली। आप एक साथ देख सकते हो, सुन सकते हो, चख सकते हो, पर जब अंदर आपको जो ज्ञान होगा वो एक ही टाइम में एक ही ज्ञान होगा। क्योंकि उसको ऐसे समझिए, ये छलनी होती है ना, छलनी मतलब जैसे वो तेल वगैरह को छानने के लिए, क्लीन करने के लिए होती है। तो ऊपर से सपोज जो जाल लगा हुआ है, जिसमें एक साथ आप पचासों चीजें डाल सकते हैं, है ना, आप 10 लीटर तेल एक साथ डाल सकते हैं। पर उस छलनी के नीचे एक छोटी सी पाइप जाई होती है, उसमें एक ही साथ में उतने ही मेजर की तेल ही नीचे जाएगा। ऊपर से आप 5 किलो डालो, 10 किलो डालो, पर जाएगा तो वो 5 ग्राम के हिसाब से ही वो फ्लो करेगा नीचे। अब समझते हैं ना, जो छलनी होती है तो ऐसी होती है, और नीचे एक पतली सी होती है। तो सेंसेस तो ऐसी है, पंचो इंद्रियां। और वो जो छलनी होती है मन, उसमें एक साथ एक समय में एक ही ज्ञान पास करता है। पर कहेंगे फिर हम मल्टीटास्क तो, मतलब ज्ञान तो कर रहे हैं, मैं टीवी देख रहा हूँ, खाना खाने का स्वाद भी मिल रहा है, और जो बातचीत कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है, इसका मतलब ज्ञान हो रहा है। तीनों हो रहे हैं, टीवी देखने का भी, जो जो मैं देख रहा हूँ उसका भी ज्ञान हो रहा है, जो सुन रहा हूँ वो भी ज्ञान हो रहा है, और जो मैं खा रहा हूँ उसका स्वाद का भी ज्ञान हो रहा है। हो सकता है कोई स्मेल हो रहा हो तो वहां स्मेल का भी ज्ञान हो रहा है। तो ये तो कौन साइमल्टेनियसली इतने सारे ज्ञान हो रहे हैं। वो मन एक ही टाइम पर एक ही ज्ञान लेता है, पर वो उतना इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो एक मोमेंट के इतने डिवीजन, इतनी छोटी सी पार्ट पर होता है, हमें लगता है कि सब एक साथ चल रहे हैं, पर एक्चुअली वो एक ही होल है। उसे एक ही होल में एक साथ एक ही ज्ञान जा रहा है, पर इतने फास्ट जा रहे हैं कि हमें लगता है मानो कि सब एक साथ हो रहे हैं। इसको कैसे समझे? जब आप तीनों, सपोज खाना और टीवी देखना बहुत पॉपुलर एक्टिविटीज है ना, साथ करने का। और आप कह रहे हो नहीं, मुझे छोले का स्वाद भी पता लग रहा है, चटनी का स्वाद भी पता लग रहा है, और टीवी में जो शो देख रहा हूं उसका ज्ञान भी हो रहा है।
ये जो साइमल्टेनियसली हो रहा है, उसमें जिस वक्त आपको चटनी का स्वाद हो रहा होता है, उस समय न्यूज की वो पार्ट आपको ध्यान में नहीं जा रहा होता। जिस पर्टिकुलर मोमेंट में न्यूज आपको जा रहा होता है, उस पर्टिकुलर मोमेंट में चटनी का स्वाद नहीं जा रहा होता, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। आप सेम ही खाने को 10 मिनट तक खा रहे हो, वही रोटी, वही सब्जी, वही चटनी। तो और वो न्यूज जो आधा घंटे का या आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो, उनकी ओवरऑल कंटेंट सेम होने से टेस्ट तो आपको पता लगा, पर जिस वक्त टेस्ट का पता लगा था, उस वक्त टीवी की वो जो 10 सेकंड की, 5 सेकंड की जो थी, वो आपको पता नहीं चला था। जिस 10 सेकंड में आपको टीवी वाला चीज पता चला, उस 10 सेकंड में टेस्ट का पता नहीं चला। तो ये फ्रिक्वेंटली साथ साथ चलते रहते हैं, आगे पीछे होकर। ओवरऑल 10 मिनट की खाने में आपको, आप कहते हैं मुझे खाना भी क्या भी टेस्ट पता चला, टीवी का भी पता चला, पर एक्चुअली 10 मिनट पूरे खाने का टेस्ट आपको पता नहीं चला, 10 मिनट की पूरे न्यूज का पता नहीं चला, ओवरऑल आपको पता चल गया। तो आपको लगता है एवरीथिंग इज गोइंग साइमल्टेनियसली। बात क्लियर हुई? बाकी रहा मल्टीटास्किंग, इट्स ए डिफरेंट थिंग। मल्टीटास्किंग डिपेंड्स ऑन हैबिट, बॉडी हैबिट, है ना? नहीं, आप जैसे मेरी आजकल ये राइट हैंड में प्रॉब्लम हो रहा है, वो बहुत ज्यादा माउस यूज करने के कारण मेरे ये इंडेक्स फिंगर में कुछ नर्व में कुछ डैमेज वगैरह हो गया है, तो मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा। अब मुझे किसी ने बताया कि अब आप लेफ्ट हैंड यूज करो। अब मैं लेफ्ट हैंड यूज करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 1-1.5 महीने के अंदर मेरी लेफ्ट हैंड में भी स्पीड आ जाएगी। और जब मेरी लेफ्ट हैंड में स्पीड आएगी, तो मैं लेफ्ट राइट दोनों हैंड में भी, अब राइट में भी कर सकता हूँ, लेफ्ट में भी कर सकता हूँ। तो दोनों में मैं काम कर सकता हूँ। ये तो फिजिकल एक्टिविटी, ये बॉडी को हैबिचुअल होना पड़ता है। होने के बाद आप एक साथ पैर, नाक, कान सब चला सकते हो। पर जो ज्ञान होगा, जो नॉलेज से जाएगा, जो नॉलेज माइंड के थ्रू छन के जाएगा, वो तो एक ही साथ एक। बात क्लियर हुई? मल्टीटास्किंग इज डिफरेंट थिंग, मल्टी नॉलेज इज डिफरेंट थिंग। मल्टी नॉलेज कंसेप्ट हमारे यहाँ साइमल्टेनियसली नहीं। ये आचार्य यही के जैसे जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं हम्म। तो उस टाइम पे ये इंद्रियां जो हैं दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड एट दैट टाइम। इज इट जैसे नॉलेज तो ज्ञान तो आप जो है जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि वो तो एक टाइम पे एक ही है, मगर आप मल्टीटास्किंग का आप बता भी रहे थे कि सब चीजें एक साथ कर सकती हैं। मैं खा भी रहा हूँ, मैं वॉच भी कर रहा हूँ, मैं अपना कुछ कर भी रहा हूँ। तो उस टाइम पे दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड एट दैट टाइम। नहीं, और खाना और टीवी देखने में ज्ञान इन्वॉल्व है। खाना में, क्योंकि जब आप खाना खा रहे हो, जी हाँ, वो फिजिकल एक्टिविटीज भी हो रहा है और उसका स्वाद भी पता लगना होता है ना। जी हाँ, जी जो हाँ, स्वाद पता लगना इज नॉलेज। राइट। और जब आप टीवी देख रहे हो, जो पिक्चर जा रहे हैं, ठीक है, पर उन पिक्चर को नोट करना या वो जो डायलॉग या जो बातें हो रही है उनको सुन सुन के समझना, ये ज्ञान है। पर ये दोनों हम कर रहे होते हैं, पर एक्चुअली अंदर तो एक ही टाइम में एक ही जा रहा होता है। ओवरऑल 10 मिनट में आपको न्यूज भी पता लग गया, खाना भी खा लिया, पर ये साइमल्टेनियसली नहीं होते हैं। पर जो मल्टीटास्किंग जिसको आप कहते हैं, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, या आप गाड़ी चलाते समय फोन में भी बात कर रहे हैं, ऐसे पचासों चीजें हो रहा है। राइट। वो टास्किंग वहां माइंड की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती है। आपको पता है, जब बॉडी बॉडी की जो हमारी, अभी मेरा ये जो भी चल रहा है सीरीज सत्संग में, खुशी के ऊपर सीरीज चल रहा है, प्रवचन लाइफ लेसन पर, उसमें आएगा आगे हैबिट के ऊपर 2 प्रवचन है अलग अलग। कैसे, मतलब हमारे अननोइंगली हमारे बॉडी फंक्शन करते हैं बिकॉज ऑफ हैबिट। आपको पता है बहुत सारे ट्रक ड्राइवर है, जितने लॉन्ग ड्राइव करने वाले ट्रक ड्राइवर होते हैं, वो मोस्ट ऑफ टाइम रास्ते में उनके आंखें 1 मिनट के लिए, 15 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए बंद रहता हो जाता है, पर गाड़ी स्मूथली चलती है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों पता है?
वो बॉडी सेंसेस इतने ज्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं, इवन सेंसेशन भी उनकी माइंड के बिना वो सेंस कर लेते हैं, गाड़ी बाएं दाएं मोड़। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपकी ड्राइविंग, और ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, मैं यहीं आकर ड्राइविंग सीखा। तो जो ड्राइविंग सिखाने वाला मुझे ले गया, तो मैंने इससे पहले कभी बाइक भी नहीं चलाया था, साइकिल भी नहीं चलाया था। तो वो कह रहे भाई यहाँ गैस डालो और इसको बाएं मोड़ो, मिरर में देखो। मैं 2 हफ्ते तक उनसे लड़ता रहा कि मैं इतने सारे काम एक साथ कैसे करूंगा। मेरे से नहीं होगा। है? या तो मैं ब्रेक डालूं या स्टीयरिंग घुमाऊं या मिरर देखूं। और तब मुझे ये फिलॉसफी ध्यान आया कि पर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती गई, आप एक्चुअली ड्राइविंग करते हो एक साथ 10 काम करते हो। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीटास्किंग इज द ड्राइविंग। आपकी हाथ पैर आंख कान, और ऊपर से आजकल आप वो गाना सुनते हो, फोन में बात करते हो, है ना? नहीं, क्योंकि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब माइंड की जरूरत नहीं हो रही है इन चीजों में। आपकी हाथ नाक कान ये पैर हाथ ये सब इतने हैबिचुअल हो चुके हैं, ये अपने आप एक रोबोटिक वे में फंक्शन करने लग जाते हैं। और जब रोबोटिक वे में फंक्शन करता है, जैसे मशीन की कोई माइंड थोड़ी होती है, पर मशीन काम करता है, तो आपकी बॉडी मशीन की तरह काम कर रही है। पर जहां नॉलेज की, पर आपको कोई पूछे, सपोज आप फोन में बात कर रहे थे या आप गाना सुन रहे थे और मस्ती में गाना सुन रहे थे और आपने 50 माइल गाड़ी चला दी। 50 माइल गाड़ी चलाने के बाद मैं आपको पूछूं, आप मुझे 5 ऐसी जगह बताइए जहां आपने 5 जगह सबवे देखा, या आपने 5 टाको बेल एरिया मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं जो जी आप देखा, आप नहीं बता सकते, जबकि रास्ते में 15-20 टाको बेल्स आए, मैकडोनल्ड्स आए, आपको नहीं क्यों? जहां ज्ञान की बातें होगी वो आप नहीं कर सकते हो। पर ज्ञान पर जब बिना ज्ञान की चीजें हो वो मल्टीटास्क हो सकता है। तो सूत्र कहता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जी के लिए, माइंड एक ही टाइम पर एक ही नॉलेज को ले प्रोसेस करता है। तो क्या सूत्र बोला? युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम। मन का ये मन की ये सिम्टम है, लक्ष्य उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि युगपत एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करता, ज्ञान को प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है? ये जो आपने 9 पढ़ा, ये 9 क्या थे? द्रव्य थे। हमारी स्टार्टिंग कहां हुई थी कि 6 तरह के कैटेगरीज हैं। ये जो पूरा यूनिवर्स है, कॉस्मस है, ये कॉस्मिक वर्ल्ड को, जिसमें सेंटिएंट इनसेंटिएंट दोनों, चेतन अचेतन दोनों मिला के ये जो कॉस्मिक वर्ल्ड है, इसको 6 कैटेगरी में बांटा। इसको कहते हैं पदार्थ। तो 6 कैटेगरी में अभी तक हमने एक कैटेगरी पढ़ी पदार्थ, जिसको कहते हैं द्रव्य। और वो द्रव्य 9 है, 5 महाभूत, फिर काल दिक मन और आत्मा। तो उनमें आत्मा चेतन है, ये हमने 9 पढ़ा। अब हम आते हैं वो जो 6 कैटेगरी में से जो सेकंड कैटेगरी है, वो है गुण। द्रव्य कितने थे? 9 द्रव्य थे। गुण का मतलब होता है एट्रीब्यूट्स, धर्म। किसी भी वस्तु की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, उसको गुण कहते हैं। वो टोटल 24 हैं, 24 हैं। रूप रस यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा। अब गुणों का कहते हैं। रूप रस गंध स्पर्शा संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभाग परत्वापरत्वे बुद्धयः सुख दुखे इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च गुणः। वैशेषिक दर्शन 1:1-6। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग वियोग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, यहां तक, ये प्रयत्न तक, ये टोटल बनते हैं 17।
वैशेषिक दर्शन के मूल आचार्य ऋषि कणाद ने 17 गुणों का लिस्ट दी थी। महर्षि कणाद के बाद जो सेकेंड बड़े आचार्य आए वैशेषिक फिलोसफी की ट्रेडिशन में, उनका नाम है प्रशस्यपाद। प्रशस्यपाद जो उनका कमेंटेटर भी है, जिन्होंने कणाद ऋषि के वैशेषिक दर्शन पर व्याख्या लिखी, उन्होंने और 7 गुण को ऐड किया, है ना। तो टोटल बने 24, और स्वामी जी यहाँ 24 को ही कोट कर रहे हैं। तो टोटल 24 तरह के गुण होते हैं। मैं इंग्लिश में बोल दो, आपको हिंदी में आपने देखा, रूप कहते हैं फॉर्म, रस टेस्ट, गंध स्मेल, स्पर्श टच, संख्या, ये तो 4 हो गए आपके 5 इंद्रियों की हो गए शब्द को छोड़कर। उसके बाद आता है संख्या, मतलब नंबर, काउंटिंग। उसके बाद आता है परिमाण, साइज, मेजर जो करते हैं साइज। उसके बाद आता है पृथकत्व, अर्थात इंडिविजुअलिटी। फिर आता है आपकी पृथक, वो संयोग, कंजंक्शन। दुनिया में बहुत सारी चीजें कंजंक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, कंजंक्शन ये एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है चीजों का। और डिसकंजंक्शन, विभाग, जो 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 अलग अलग होना। परत्व, प्रायोरिटी, इनको एक एक करके हम समझेंगे। अपरत्व, पोस्ट प्रायोरिटी। बुद्धयः, कग्नेशन, ज्ञान, ज्ञान करने की क्षमता। सुख दुख, प्लेजर एंड पेन। इच्छा द्वेष, डिजायर एंड अवर्शन। प्रयत्न, एफर्ट। तो ये तो वैशेषिक दर्शन में, मतलब कणाद ऋषि ने यही तक किया था। आगे जो 7 जोड़ा गया, वो जोड़ा गया गुरुत्व। गुरुत्व मीन्स वेट, हेवीनेस। फिर द्रवत्व, फ्लूडिटी। उसके बाद संस्कार मीन्स इंप्रेशन। धर्म, मेरिट, अधर्म, डिमेरिट, शब्द, साउंड। तो इस तरह के 24 गुण या प्रॉपर्टीज हमें मिलते हैं। तो ये 24 तरह के गुण है। अब ये गुण क्या चीज होते हैं? जैसे दुनिया में किसी भी वस्तु के, सपोज पानी है, पानी को देखा जा सकता है, पानी को छुआ जा सकता है, पानी को, पानी में स्मेल नहीं होता, चखा जा सकता है, उसको मेजर किया जा सकता है, परिमाण, उसको सेपरेट किया जा सकता है, उसको यूनिट जोड़ा जा सकता है। तो पानी में ये 24 में से, रैंडमली बोल रहा हूं, हो सकता है 8-10 गुण पानी में ही मिल जाएंगे आप। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इंक्लूडिंग आत्मा परमात्मा, उनमें कोई ना कोई इनमें से प्रॉपर्टी उसमें होती है। 1 2 5 10 15 कुछ ना कुछ उसमें होते हैं। अब माइंड के गुणों में क्या आया? सुख दुख का फील करना, ये माइंड के थ्रू होता है। ज्ञान, इच्छा द्वेष, ये माइंड के थ्रू होता है। तो इसको, दुनिया में कोई सेंटिएंट या इनसेंटिएंट चीजें हो, उनमें जिस तरह के प्रॉपर्टीज या फंक्शनल एबिलिटीज हैं, उनको ही गुण कहा गया। ठीक है, ये 24 हो गए। अच्छा, गुण के लक्षण भी है। गुण किसको कहते हैं? द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभागेशु कारणम अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। गुण को कैसे डिफाइन करें? गुण उसको कहते हैं जो द्रव्य के आश्रय रहे, अन्य गुण का धारण न करे, संयोग और विभाग में कारण न हो, अनपेक्ष अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा न करे, उसका नाम गुण है। गुण इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान से सुनिएगा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। गुण कहाँ रहता है? गुण को होने के लिए एक सबस्ट्रेटम की जरूरत है, एक लोकेशन की जरूरत है। जैसे एक शरीर है, ये शरीर के कुछ गुण होंगे। ये पेड़ है, पेड़ के कुछ गुण होंगे। लोहा है, लोहे का कुछ गुण होगा। आकाश है, आकाश का कुछ गुण होगा। अच्छा, कुछ भी नहीं, कोई गुण है नहीं। बात समझ में आती है ना? नहीं, गुण हमेशा अपने द्रव्य
अपनी सब्सटेंस पर बेस्ड होता है, आश्रय रहता है, डिपेंड करता है। ये पहली लक्षण है। दूसरी लक्षण क्या है? आश्रय अगुणवान। कोई गुण किसी दूसरे गुण का सबस्ट्रेटम नहीं हो सकता। सबस्ट्रेटम समझते हैं ना? आश्रय है ना? अर्थात हर गुण इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे गुण उसके बेस पर नहीं पनपता। कोई गुण किसी दूसरे गुण में नहीं होता। जैसे रूप रस में नहीं होता, रस रूप में नहीं होता, गंध शब्द में नहीं होता, शब्द गंध में नहीं होता। ये अगुणवान मतलब एक गुण दूसरे गुण को नहीं रखता। संयोग विभागेशु अकरणम। जब भी कहीं कोई कॉम्बिनेशन हो रहा हो, कॉम्बिनेशन दो चीजें मिल रहे हो या सेपरेट हो रहे हो, डिवीजन हो रहा हो, वो वहां गुणों का कोई रोल नहीं होता। संयोग विभागेशु अकारण, कारण कॉज, अकारण नो कॉज। गुण कभी किसी कंजंक्शन या सेपरेशन का कॉज नहीं होते हैं। ये डेफिनेशन को ध्यान दीजिएगा। और अनपेक्ष किसी भी गुण या पदार्थ, कोई भी एट्रीब्यूट या सब्सटेंस के मामले में गुण हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। गुण का किसी के साथ कोई डिपेंडेंसी, कोई गुण पर डिपेंड नहीं करता, गुण किसी पर डिपेंड नहीं करता, सिवाय कि वो आश्रय करता है। जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शन में भी गुण का कोई रोल नहीं होता। तो कंक्लूजन है ना? कंक्लूजन है, गुण उसको कहते हैं जो किसी द्रव्य पर टिकता, डिपेंड करता है, जो किसी दूसरे गुण को के साथ कंसिस्ट पोजेस नहीं करता, जो किसी भी कॉम्बिनेशन या डिवीजन का कारण नहीं होता, जो किसी दूसरे गुणों से इंडिपेंडेंट होता है या द्रव्य से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये गुणों की डेफिनेशन है। ठीक है? तो बाकी ये जो जो 24 गुण है, अब तो टाइम हो गया है, ये हम अगले बार करेंगे। फिर बाकी गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये सब चीजें धीरे धीरे समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।